ये कहानी है नागलोक की, जहाँ रागनी नाम की एक नागिन बहुत ही खूबसूरत थी। नागलोक के हर नाग उससे प्रेम किया करते थे। हर कोई उससे विवाह रचाना चाहता था, लेकिन रागनी को एक शिवराज नाम के नाग से प्रेम था। ऐसे ही एक दिन रागनी शिवराज के पास जाती है और उससे अपने प्रेम के बारे में बताते हुए उससे कहती है, शिवराज, मैं तुमसे बहुत समय से एक जरूरी बात करना चाहती थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शुरुआत कहाँ से करूँ। बताओ रागिनी, आखिर क्या बात है? तुम बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रही हो। सब ठीक है ना? शिवराज, वो दरअसल बात ये है कि हम दोनों कई सालों से एक दूसरे को जानते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई है। मैं कुछ समझा नहीं रागिनी, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बोलो। शिवराज, अब इतने भी नादान मत बनो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे तुमसे प्रेम है और मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहती हूँ। दरअसल मेरे पिताजी मेरे विवाह हेतु रिश्ता देख रहे हैं और मुझे तो तुमसे प्रेम है, इसीलिए मैं बिना सोचे समझे तुम्हारे पास ये सारी बातें करने के लिए आ गई। लेकिन रागिनी, एक बार अच्छे से सोच लो, समझ लो, क्योंकि तुम एक नाग लोक के राजा की बेटी हो और कहा मैं एक साधारण सा नाग। देखो, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या हो और क्या नहीं। मुझे फर्क इससे पड़ता है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और तुम्हारे साथ ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। देखो, पागल मत बनाओ। तुम्हारे पिताजी जहाँ तुम्हारी शादी करवा रहे हैं, तुम वहीं कर लो। शायद वो तुम्हारे लिए मुझसे भी ज्यादा बेहतर हो। क्या? तुम मुझसे प्यार नहीं करते? अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो ठीक है, मैं किसी और से शादी तो किसी भी कीमत पर नहीं करूंगी। मैं अभी इसी वक्त खुद को खत्म कर दूंगी। रागिनी, पागल मत बनो। देखो, सच बताऊं तो मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन डरता हूँ कि कहीं तुम्हारे पिताजी हमारे रिश्ते से मना न कर दें, क्योंकि मैं एक साधारण इच्छाधारी नाग हूँ। उसकी चिंता तुम मत करो, शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ हमारी। अगर ऐसी बात है ना तो ठीक है, तुम अपने घर में बात कर लो, मैं अपने घर में बात कर लेता हूँ, उसके बाद हम शादी कर लेंगे। रागिनी अपने घर में शिवराज को लेकर बात करती है। सबसे पहले तो रागिनी के पिताजी शिवराज के लिए मना कर देते हैं, लेकिन रागिनी अपने पिता की इकलौती बेटी थी और उसके जिद के आगे उसके पिताजी झुक जाते हैं और शिवराज और रागिनी की शादी को तैयार हो जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ शिवराज भी रागिनी से प्रेम करता था, इसलिए शिवराज रागिनी को मना नहीं कर पाया और उसके प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। और एक दिन शिवराज रागिनी को अपने घर लेकर जाता है, जहां शिवराज की माँ करुणा और शिवराज का भाई अनुराग रागिनी से मिलते हैं। अनुराग, जो कि एक इच्छाधारी सपेरा था, वह नागों को अपने वश में करना जानता था। अनुराग को रागिनी को देखते ही प्रेम हो गया था। अनुराग नहीं जानता था कि रागिनी उसके भाई की प्रेमिका है। जब ये बात उसे पता लगती है तो अनुराग को बहुत बुरा लगता है और वो अपने कमरे में जाकर कहता है, पहली बार किसी को देखकर मुझे सपेरे के दिल में प्यार की उमंग जारी है और मैं अपने प्यार को ऐसे किसी का होता हुए नहीं देख सकता। मुझे रागिनी से पहली नजर में ही प्यार हो गया है। अब मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाकर ही रहूंगा, तो चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अगर इस प्यार के चक्कर में भाई भाई में अगर दुश्मनी होगी तो यही सही। रागिनी शिवराज की माँ को पसंद आ जाती है, जिस पे अनुराग कहता है, माँ देखो, मैं घर पर सदस्य हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में ऐसी भाभी आए जो हमारे घर परिवार को संभाले, हम सबको अपना प्यार दे। लेकिन रागिनी को देखकर ना मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो हमारे घर के लिए सही नहीं है और मैं नहीं चाहता कि भाई और रागिनी की शादी हो। ऐसा नहीं है बेटा, शिवराज रागिनी को बहुत समय से जानता है और हम लोगों का क्या है, हम तो सिर्फ रागिनी से पहली बार मिले हैं और पहली बार में कोई किसी को कितना ही जान लेता है। शिवराज उसे बहुत समय से जानता है और वो उसकी पसंद है, वो उससे प्यार करता है, उसे शादी करेगा। तभी वहाँ शिवराज आ जाता है और कहता है, माँ बिल्कुल सही कह रही है, मैं रागिनी को बहुत अच्छे से जानता हूँ और अनुराग, तुझसे इतना बोलूंगा कि तू ना मेरे और रागिनी के बीच में मत पड़। मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे और शादी भी करूंगा। जानता हूँ भाई कि आप उससे बहुत प्यार करते हो, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो, लेकिन वो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तू मेरे और रागिनी के रिश्ते से जल रहा है और मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोच रहा है, किसको रागिनी पसंद है और किसको नहीं। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं रागिनी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे इस घर की बहू बनाकर ही लाऊंगा। इस तरह से दोनों भाइयों में लड़ाइयाँ हो जाती है। ऐसे ही अब रागिनी
और शिवराज की शादी के दिन फिक्स हो जाता है। जब ये बात अनुराग को पता चलती है तो वो रागिनी के पास जाता है और उससे कहता है, देखो मैं जानता हूँ कि तुम्हारी और मेरे भाई की शादी फिक्स हो गई है, लेकिन फिर भी चाहता हूँ कि तुम मेरे भाई से शादी मत करो। लेकिन क्यों? ऐसा क्या हो गया कि मैं तुम्हारे भाई से शादी ना करूं? वो इसलिए क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी किसी और से हो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब बोलते हुए? तुम्हारे बोलने से कुछ भी नहीं होता। मैं शादी तो करूंगी तुम्हारे भाई से ही। तुम्हें जो करना है तुम वो कर लेना। क्या तुम मुझे जानती नहीं हो? मैं एक इच्छाधारी सपेरा हूँ, चुटकियों में भैया को अपने वश में कर सकता हूँ। शायद तुम मुझे नहीं जानते हो। वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या हूँ। और तुम जैसे लोगों की धमकियों से मैं बिल्कुल भी नहीं डरती। तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो। ठीक है, अब तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब ऐसे ही समय बीतता जाता है। अब शिवराज और रागिनी की शादी का दिन नजदीक आ जाता है। शादी वाले दिन रागिनी दुल्हन के जोड़े में तैयार होकर अपने बारात का इंतजार कर रही होती है। इंतजार करते करते पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन रागिनी के पास कोई बारात नहीं आती। ये देखकर रागिनी बहुत बुरी तरह से रोने लगती है। तभी रागिनी को पता चलता है कि शिवराज का अपहरण हो गया है। वो समझ जाती है कि ये सब कुछ उसके देवर ने किया है। वह तुरंत अनुराग के पास जाती है और अनुराग से कहती है, अगर तुमने अपनी गंदी औकात दिखाई दी है तो शिवराज कहाँ है मुझे बताओ। वो तुम्हें कभी भी पता नहीं लगेगा। मुझसे शादी कर लो, शिवराज को छोड़ दूंगा। देखो मेरा सब्र का बांध अगर टूट गया तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। तुम जैसे आम इच्छाधारी नाग नागिन से मैं नहीं डरता। तुम जैसे लोगों को मैंने अपने वश में करके रखा है। चाहूँ तो तुम्हें भी कर सकता हूँ। दरअसल अनुराग रागिनी की शक्ति से अनजान था। रागिनी बहुत ही शक्तिशाली इच्छाधारी नागिन थी। रागिनी को बहुत गुस्सा आता है और वह अपने असली अवतार में आ जाती है और अनुराग को बहुत बुरी तरह से घायल कर देती है। अनुराग बहुत ज्यादा डर जाता है कि उसकी मौत नजदीक है। रागिनी अनुराग से कहती है, देख अभी भी मौका है। मेरी शक्तियों का अंदाजा तुझे मालूम नहीं है, इसीलिए कह रही हूँ मुझे बता दे शिवराज कहाँ है, वरना मैं तुझे मार डालूंगी। अनुराग डर के मारे शिवराज को आजाद कर देता है और रागिनी से माफी मांगने लगता है। लेकिन कहते हैं ना, इच्छाधारी नागिन कभी किसी को माफ नहीं करती। वो बदला जरूर लेती है। शिवराज के आजाद होने के बाद भी रागिनी अनुराग को मार देती है। उसके बाद शिवराज और रागिनी दोनों शादी कर लेती हैं। सीमा एक विधवा औरत थी जिसके पास एक गाय थी। वो अपनी गाय के बदौलत ही अपने बेटे विजय को पढ़ाती लिखाती थी और इस काबिल बना पाती है कि आने वाले समय में विजय पूरे घर को संभाल सके। सीमा अपनी गाय का दूध दही लस्सी बेचकर अपने घर का गुजारा किया करती थी। ऐसे ही एक रोज सीमा अपनी गाय को चारा खिला रही होती है कि तभी पंडित जी सीमा के पास आते हैं और उससे बोलते हैं, सीमा बिटिया, तुमने कहा था ना कि तुम्हें विजय के लिए एक बहुत अच्छी लड़की चाहिए। हाँ हाँ पंडित जी, वो क्या है ना कि विजय भी अब बड़ा हो चुका है और उसकी नौकरी भी लग गई है। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि अब उसका भी खुद का एक छोटा सा परिवार हो। घर में अगर बहू आ जाएगी तो वो मेरी और धन्नो की अच्छे से देखभाल कर पाएगी। क्यों धन्नो? गाय का साउंड। वो तो है सीमा बिटिया। अच्छा ये देखो फोटो, इस लड़की का नाम पारुल है, पास के ही गांव से है। बेचारी गरीब घर से है, इसलिए दहेज नहीं दे पाएगी, पर अपने विजय के लिए ये लड़की बिल्कुल सही रहेगी। जो लड़की दुख तकलीफ को देखकर पली बड़ी होती है, उसमें घर चलाने की समझ ज्यादा होती है। पंडित जी, मुझे दहेज नहीं बल्कि बहू चाहिए। और आप बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो पंडित जी। वैसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता लड़की अमीर हो या गरीब हो। मुझे तो ऐसी बहू चाहिए अपने घर के लिए जो मेरे साथ साथ मेरी धन्नो का भी ख्याल रख सके। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा चलो, मैं इस लड़की के माता पिता से विजय बेटे के लिए बात करता हूँ। इस तरह से सीमा विजय का रिश्ता पारुल नाम की एक लड़की से तय कर देती है और बहुत जल्द विजय की शादी पारुल से हो जाती है। पर जब पारुल अपने ससुराल आती है तो वो देखती है कि उसकी सास सीमा गाय का दूध निकाल कर उन्हें बेच रही है और उस दूध को बेचकर सीमा की काफी आमदनी हो रही है। ये देख पारुल के मन में लालच आता है और वो मन ही मन खुद से बोलती है,
अरे पारुल, तेरी शादी बिल्कुल सही घर में हुई है। मुझे दूध पीना बहुत पसंद है। गाय कितना सारा दूध देती है, जिसे देखकर माँ जी अच्छा खासा घर चला पा रही है। क्यों ना इस गाय का ही बंटवारा कर लिया जाए। पर क्या कहकर माँ जी से मैं ये गाय लूं? पारुल, कुछ सोच ना। अब पारुल इसी सोच में डूबी रहती है कि वो किस तरह से वो गाय पर अपना अधिकार जमा सके। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और पारुल एक अच्छी बहू होने का कर्तव्य निभाने लगती है। परंतु समय के साथ पारुल के मन में लालच बढ़ने लगता है और धीरे धीरे करके वो किसी न किसी बहाने से घर में लड़ाई करनी शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन की बात है, सीमा गाय का दूध निकाल कर उन्हें गाँव वालों को बेच ही रही होती है कि तभी वहाँ विजय आ जाता है और विजय के आते ही पारुल तुरंत गाय के पास जाकर उसका गोबर साफ करने लगती है और रात को विजय से बोलती है, विजय जी, मैं गरीब घर से आई हूँ, शायद इसीलिए मुझे कभी माँ जी अपने धनों के पास नहीं जाने देती और सिर्फ मुझे से गोबर उठवाना और घर के काम करवाती है। ये तुम क्या कह रही हो पारुल? मैं तो जब देखता हूँ तुम ही धन्नो की सेवा कर रही होती हो। कभी उसे चारा दे रही होती हो तो कभी उसका गोबर साफ कर रही होती हो। वही तो विजय जी, धन्नों की सेवा मैं करती हूँ, पर जब मेवा खाने का समय आता है तो वो माँ जी ले लेती है। दूध मैं निकालती हूँ, पर माँ जी पूरे दिन दूध बेचकर उसके सारे पैसे अपने पास रखती हैं। मैंने कई बार माँ जी से बोला कि अब आपकी उम्र हो गई, आप बैठकर आराम कीजिए, मैं दूध बेच दिया करूँगी। पर माँ जी को तो मुझ पर जरा भी विश्वास नहीं है। उन्हें लगता है कि मैं उनके धनों का ख्याल नहीं रख सकती। माँ ने ऐसा कहा? नहीं पारुल, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप माँ जी से कहिए कि वो धनों को मेरे हवाले कर दें या फिर गाय का बंटवारा करे। कुछ दिन गाय मेरे पास रहेगी तो कुछ दिन उनके पास। इस तरह से पारुल बड़ी ही चालाकी से विजय के कान भर देती है और अगली सुबह उठते ही विजय वही बात अपनी माँ से कहता है जो पारुल ने उसे कहा होता है। ये सुनकर सीमा अपने बेटे से बोलती है, बेटा विजय, मेरी धन्नो सिर्फ और सिर्फ मेरी है। मेरी धन्नो का बंटवारा मैं कभी नहीं होने दूंगी। और रही बात मेरी धन्नो की सेवा करने की, तो तेरी जो बीवी है ना, वो मेरी धन्नो के आसपास कभी भटकती भी नहीं है। उसकी सेवा करने की बात तो बहुत दूर की है। माँ, आप इतना झूठ बोल कैसे सकती हो? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने अपनी आंखों से देखा है पारुल को धन्नो की सेवा करते हुए, पर आप हो जो कि पारुल के ऊपर विश्वास ही नहीं करती। अगर आपने आज इसी वक्त गाय का बंटवारा नहीं किया तो मैं पारुल के साथ इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। तुझे और बहू को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं 1 हफ्ते के लिए धन्नो को पारुल के हवाले कर रही हूँ। अगर 1 हफ्तों में धन्नो पारुल के साथ घुल मिल गई और पारुल ने मुझसे अच्छा धन्नो का ख्याल रखा तो समझ लेना कि धन्नो हमेशा हमेशा के लिए पारुल की हो जाएगी। लेकिन अगर इन 1 हफ्तों के अंदर धन्नो को कुछ भी हुआ ना तो भूल जाना तुम सब कि मैं कभी धन्नो का बंटवारा होने दूंगी। पारुल और विजय सीमा की इस शर्त को मान जाते हैं, पर इस 1 हफ्ते में पारुल धन्नो का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती और न वो धन्नो को चारा डालती है और न ही समय पर उसका दूध निकालती और न ही गोबर साफ करती है, जिस वजह से धन्नो की तबीयत खराब हो जाती है और उसके आसपास भी काफी गंदगी हो जाती है। जब धन्नो की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तो पारुल डर जाती है और सीमा से ये सब कुछ देखा नहीं जाता और वो डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर धन्नो को इंजेक्शन देते हुए सीमा से बोलती है, माँ जी, इस गांव में हर गाय की तबीयत खराब होती है और मैं उनका इलाज करने आता था, पर इतने सालों में कभी भी आपकी गाय बीमार नहीं पड़ी। फिर आज आपकी गाय की इतनी तबीयत कैसे खराब हो गई? क्योंकि मैंने अपनी धन्नो की जिम्मेदारी एक ऐसे इंसान के हाथ सौंप दी है जिसे खुद से फुर्सत ही नहीं है। ये सब कुछ विजय और पारुल देख लेते हैं, जिसके बाद पारुल को भी अपनी गलती का एहसास होता है। साथ ही विजय को भी पता चल जाता है कि पारुल ने उससे झूठ कहा था कि वह धन्नो की सेवा करती है। डॉक्टर के जाने के बाद पारुल अपनी गलती के लिए अपनी सास से माफी मांगती है और बोलती है, माँ जी, मेरे कहने पर विजय जी ने इस गाय के बंटवारे के लिए आपसे बात की। मुझे लगा था कि मैं इस गाय की देखभाल कर पाऊंगी, पर मैं 1 हफ्ते भी धन्नो को नहीं संभाल पाई। पर आज जब धन्नो की तबीयत खराब हुई तो मैं बहुत ज्यादा डर गई। वो तो अच्छा हुआ जो समय रहते आपने धन्नो का इलाज करवा दिया, वरना आज मेरी वजह से हमारी धन्नो हमसे दूर हो जाती। माँ जी, मेरा इरादा धन्नो को इस घर से दूर करने का नहीं था, इसीलिए मुझे माफ कर दीजिए। अक्सर बच्चों से गलतियां हो जाती है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तेरे अंदर का लालच भी खत्म हो चुका है अब।
अब सीमा और पारुल एक साथ रहकर धन्नु की सेवा करती हैं और बहुत जल्द धन्नु भी पारुल के साथ घुल मिल जाती है और वह सब एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। अरे राजू, तू अब तक सो रहा है? देख, सुबह हो चुकी है। अगर हम आज भी लेट हो गए तो सारा कूड़ा बिन जाएगा और हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। दीदी, मुझे नहीं जाना कबाड़ बिनने। जब से माँ पापा गए हैं तब से हम कूड़ा बीन कर ही अपना गुजारा कर रहे हैं, जबकि तुमने कहा था कि तुम काम करोगी। राजू, तुझे क्या लगता है तेरी दीदी काम नहीं करना चाहती? तू जानता है ना, मैं हमेशा काम की तलाश करती हूँ, पर हमारी ऐसी गंदी हालत देखकर मुझे कोई काम पर नहीं रखता। गुड़िया और राजू अभी छोटे ही थे कि उनके माता पिता का देहांत हो गया। अनाथ गुड़िया और राजू अपना पेट भरने के लिए गली मोहल्ले जाकर कूड़ा बीना करते थे और उन्हें कबाड़ी की दुकान पर बेच दिया करते थे। परंतु आज जब राजू गुड़िया से सवाल करता है तो गुड़िया उदास हो जाती है। अपनी बहन का उदास चेहरा देख राजू को जरा भी अच्छा नहीं लगता और वो गुड़िया से कहता है, दीदी, तुम उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा। आज हम और दिन से ज्यादा कूड़ा बिनेंगे ताकि ज्यादा मुनाफा हो, और जब आज हमारा ज्यादा मुनाफा होगा तो मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आऊंगा। तुम्हारे इन फटे हुए कपड़ों को देखकर तुम्हें कोई नौकरी नहीं देता ना, पर देखना जब तुम अच्छे कपड़े पहनकर जाओगी तो तुम्हें सब नौकरी देंगे। अब राजू और गुड़िया अपना गंदा फटा पुराना थैला लेकर कूड़ा बीनने के लिए चले जाते हैं और गली गली जाकर कूड़ा बीनने लगते हैं। इसी बीच गुड़िया को एक पुरानी खराब थाली मिलती है। उस थाली को देख गुड़िया खुद से कहती है, घर में एक ही थाली है और राजू का हमेशा से मन करता है कि वो और मैं साथ में बैठकर खाएं। अब 2 थाली हो जाएंगी तो वो और मैं साथ में बैठकर खाएंगे। इतना बोलकर गुड़िया उस थाली को अपने गंदे से थैले में भर लेती है। शाम को दोनों भाई बहन गली के चौराहे पर मिलते हैं और वहाँ से कबाड़ी की दुकान पर जाकर सारा कबाड़ बेच देते हैं, पर गुड़िया उस थाली को संभाल के रखती है। अब दोनों भाई बहन अपने पैसे लेकर घर की ओर निकलते हैं। तभी रास्ते में कुछ गुंडे उन दोनों को घेर लेते हैं और उन दोनों को धमकाते हुए उनसे बोलते हैं, तुम दोनों के पास जितना भी रुपया पैसा है सब हमें दे दो। अगर तुमने हमें पैसे नहीं दिए तो हम यहीं पर तुम दोनों की गर्दन को उड़ा देंगे। नहीं नहीं, मेरे भाई को कुछ मत करना, मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, तुम हमारे सारे पैसे ले लो। गुंडे के डर से गुड़िया और राजू अपने सारे पैसे गुंडों को दे देते हैं। अब गुड़िया अपने भाई के साथ घर जाती है, जहाँ राजू रोता हुआ अपनी बहन से बोलता है, दीदी, उन गुंडों ने हमसे हमारे सारे पैसे छीन लिए। अब हमारे पास कूड़ा भी नहीं है और रात भी हो चुकी है। लगता है आज हमें भूखे ही सोना पड़ेगा। राजू, तू रो मत, तू रोता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तू यही रुक, मैं घर में खाने का इंतजाम करती हूँ। इतना बोलकर गुड़िया घर में कुछ खाने की चीज ढूंढने लगती है और तभी राजू की नजर उस थाली पर पड़ती है और वो अपनी बहन से बोलता है, दीदी, ये थाली कितनी बड़ी है और भारी भी है। क्यों ना हम इस थाली को ही बेचकर कुछ खाने का सामान ले आए। नहीं राजू, ये थाली बेचने के लिए नहीं है, बल्कि ये थाली मैं तेरे लिए लाई हूँ ताकि हम दोनों भाई बहन साथ में बैठकर खा सके। इतना बोलकर गुड़िया अनाज के सभी डब्बों को खोलकर उसमें अनाज देखने लगती है, लेकिन उसे अन्न का दाना भी नहीं मिलता और एक डब्बे में से दाल का एक दाना थाली में जा गिरता है और पल भर में ही पूरी थाली दाल से भर जाती है। ये देखकर गुड़िया और राजू की आंखें फटी की फटी रह जाती है और राजू गुड़िया से बोलता है, दीदी, इसमें तो एक दाल का दाना गिरा था, फिर ये थाल पूरी दाल से कैसे भर गई? कहीं ये थाल जादुई तो नहीं? पता नहीं राजू, पर ये थाल तो मुझे कूड़े में से मिली थी। तू 1 मिनट रुकना राजू। इतना बोलकर गुड़िया पड़ोस से चावल के कुछ दाने लेकर आती है और इस थाल में चावल का एक दाना डालती है। बस फिर क्या था, पल भर में ही जादुई थाली चावल से भर जाती है। अब गुड़िया समझ जाती है कि ये थाल कोई साधारण नहीं बल्कि जादुई है। अब गुड़िया और राजू खाना बनाकर और खाकर सो जाते हैं और अगली सुबह जब राजू कूड़ा बीनने के लिए जल्दी उठता है तो गुड़िया राजू से बोलती है, नहीं राजू, अब से हम कूड़ा नहीं बीना करेंगे क्योंकि अब हमारे पास जादुई थाली है।
अब हम इस जादुई थाली की मदद से अपने खुद के राशन का व्यापार करेंगे। तू यहीं रुक, मैं अभी पड़ोसियों से थोड़ा थोड़ा अनाज मांग कर लाती हूँ। अब गुड़िया गांव में हर घर जाकर अलग अलग प्रकार का अनाज ले आती है। जैसे किसी घर से छोले, किसी घर से राजमा, तो किसी के घर से गेहूं। इस तरह से वो अपने घर आकर गुड़िया एक एक करके उस थाली में अनाज का एक एक दाना डालती है और पल भर में ही पूरी थाली अनाज से भर जाती है। फिर क्या था, पूरे दिन की मेहनत के बाद गुड़िया इतना अनाज इकट्ठा कर लेती है कि वे उसे बेच सके। अब गुड़िया अलग अलग थैले में अनाज बांध देती है और शाम को अपने भाई के साथ बाजार जाकर उन्हें बेच देती है। अनाज को बेचने से आज पहली बार दोनों भाई बहन को काफी मुनाफा हुआ था। ये देख राजू गुड़िया से बोलता है, दीदी सही कहते हैं, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। देखो हमारा इस दुनिया में कोई नहीं था, हमें कोई खाने को नहीं देता था, इसीलिए भगवान ने तुम्हें ये जादुई थाली दे दी। अभी हम इस थाली से जो चाहे वो ले सकते हैं। हाँ राजू, तू सही बोल रहा है। अच्छा राजू, तेरे पास 2000 का नोट है ना? तू वो मुझे दे दे। हाँ दीदी, अभी देता हूँ। इस तरह से राजू 2000 का नोट गुड़िया को दे देता है और गुड़िया उन 2000 के नोट को प्लेट में रख देती है। फिर क्या था, पूरी थाल 2000 के नोट से भर जाती है। इस तरह से बहुत जल्द गुड़िया और राजू एक गरीब अनाथ बच्चे से अमीर हो जाते हैं। देखते ही देखते गुड़िया अपने छोटे से घर को आलीशान महल में बदल देती है और अब राजू भी स्कूल जाने लगता है। पर ये सब कुछ देखकर गांव वालों को उनकी तरक्की हजम नहीं होती। ऐसे ही एक दिन रूबी नाम की एक औरत गुड़िया के घर जाती है और गुड़िया से कहती है, अरे गुड़िया बेटी, ऐसी कौन सी लॉटरी लग गई तुम दोनों भाई बहन के हाथ, जो 1 महीने के अंदर ही तुम दोनों ने इतनी तरक्की कर ली, इतना सुंदर घर बना लिया तुम लोगों ने। आंटी, ये सब कुछ तो भगवान का दिया है। कहते हैं ना, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर ही देता है। तो ऐसा ही कुछ मेरे और मेरे भाई के साथ हुआ है। गुड़िया की जलेबी जैसी बातें सुनकर रूबी मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन राजू और गुड़िया अमीर होने के बाद भी घमंड नहीं करते और जादुई थाल की मदद से गरीब गांव वालों और जरूरतमंदों की मदद करते हैं। ये देखकर सभी गांव वाले, जो पहले राजू और गुड़िया को अनाथ कहकर दुत्कार दिया करते थे, आज वही गांव वाले उन दोनों भाई बहन का सम्मान करते हैं। रूबी और उसके पति को गुड़िया और राजू का सम्मान अच्छा नहीं लगता और एक दिन रूबी चुपके से गुड़िया के घर जाती है, जहां वो देखती है, अब देखना राजू, मैं अपना एक हार इस थाल में डालूंगी तो कैसे वो अनेकों हार में बदल जाएगा। हाँ दीदी, फिर हम ये सारे गहने नीतू दीदी को दे देंगे। कल उनकी शादी है ना, अगर कल हमने उन्हें गहने नहीं दिए तो लड़के वाले ये रिश्ता तोड़ देंगे। उन दोनों भाई बहन की बातें सुनकर जादू थाल को देख रूबी को पता चल जाता है कि आखिर कैसे ये दोनों अनाथ भाई बहन अमीर हुए। अब क्या था, अब रूबी इस फिराक में लग जाती है कि कैसे भी वो जादुई थाल हथिया सके। सभी लोग नीतू की शादी में बिजी थे, गुड़िया भी राजू के साथ वहीं थी। इसी बात का फायदा उठाकर रूबी गुड़िया के घर से उसका जादुई थाल चोरी करने की कोशिश करती है, पर जादुई थाल एक बड़ा सा पत्थर बनकर उसके सर पर गिर जाता है। ये देखकर रूबी वहाँ से 9-2-11 हो जाती है और फिर कभी भी उस जादुई थाल की चोरी करने के बारे में नहीं सोचती।